दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इसमें लुसेंट के महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उसको कवर किया गया है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। सबसे बड़ी जो कोशिका होती है किसकी होती है? तो देखिए, सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। किसकी? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी जो होती है कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। साइटोलॉजी जो है कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। सबसे छोटी जो कोशिका होती है किस जीवाणु की होती है? तो माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। देखिए, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा इस जीवाणु की सबसे छोटी जो कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र होता है, उसकी सबसे लंबी कोशिका होती है। और अशोक के समय जो जनपदीय न्यायालय था उसको न्यायाधीश था उसको क्या कहा जाता था? तो राजयुग कहा था। राजयुग। मौर्य साम्राज्य में सरकारी भूमि को क्या कहते थे? तो सीता कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था मौर्य काल में। अशोक के दरबार में कौन रहता था? अशोक के दरबार में कौन रहता? डियानीसियस नामक राजदूत रहता था अशोक के दरबार में। और अशोक किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? गुप्त नामक जो बौद्ध भिक्षु था इसी से उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और पुलिस सेवा का जनक कौन है? देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल की जो समाधि है गाजीपुर में है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो समाधि है कहाँ पे? वो गाजीपुर में है। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन जो है स्थानीय स्वशासन के जनक हैं। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। किसके समय? यानी कि लॉर्ड मेयो के समय जो है भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? तो जॉर्ज षष्ठम था। जॉर्ज जो है षष्ठम था। जॉर्ज षष्ठम जो था भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का। यहाँ पे देखिए भी इस तरह होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है भी, यानी कि छम। सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस कब मनाया था? तो कब मनाया था? तो 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया था। और मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाई थी? तो देखिए, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो 16 अगस्त 1946 को मनाई थी। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला जो थे हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो जो होम रूल आंदोलन था इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट ने की थी, 1916 में की थी। और 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी। बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो देखिए, लॉर्ड कर्जन ने क्या बंगाल का विभाजन किया था। गुलामगिरी पुस्तक थी किसने लिखी थी? तो ज्योतिबा फूले ने क्या गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी थे। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा था? तो कैबिनेट मिशन जो दिल्ली 24 मार्च 1946 को पहुंचा था। 24 मार्च 1946 को। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने इसका नारा दिया था। विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवान विस्की ने क्या विषाणु की खोज की थी। जीवाणु का नामकरण किसने किया था? तो एहरेनबर्ग ने क्या जीवाणु का नामकरण किया था। एहरेनबर्ग ने जीवाणु का नामकरण किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने क्या माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। और लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो सीडी डुबे ने क्या लाइसोसोम की खोज की थी। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? देखिए, मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रास ने की थी। किसने? रोनाल्ड रास ने मलेरिया परजीवी की खोज की थी। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेन हाक ने क्या बैक्टीरिया की खोज की थी। ल्यूवेन हाक ने। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? लाइनेक ने किया था। स्टेथोस्कोप का आविष्कार
लायनेक ने बीसीजी की खोज किसने की थी? बीसीजी का जो टीका था यूरिन कालमेट ने किया बीसीजी का, यानी कि जो तपेदिक टीका है, जो टीबी का टीका है उसका। टीबी की बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने टीबी की बैक्टीरिया की खोज की थी, रॉबर्ट कोच ने। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसने लाया था? तो रामानंद ने लाया था भक्ति आंदोलन को। पुष्टि मार्ग संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो श्रीमद वल्लभाचार्य ने की थी, श्रीमद वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग संप्रदाय की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे थी? तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस जो था किसके समय विजयनगर की यात्रा पर आया था? तो कृष्णदेव राय के समय यह विजयनगर की यात्रा पर आया था। और इटली का यात्री निकोला कांटी था, ये किसके समय विजयनगर की यात्रा पर आया था? तो देवराय प्रथम के समय आया था, देवराय प्रथम के समय आया था। मनुचरितम की रचना किसने की थी? अलसनी पेद्दन ने क्या मनुचरितम की रचना की थी। और अरबों के आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? अरबों के आक्रमण के समय सिंध पर क्या है? दाहिर का शासन था। किसका? दाहिर का शासन था। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अल्पतगीन ने की थी, अल्पतगीन ने की थी गजनी साम्राज्य की स्थापना। अशोक द्वारा निर्मित जो गुफा था उसका नाम क्या था? तो विश्व झोपड़ी नाम था। क्या? विश्व झोपड़ी नाम था। अशोक द्वारा जो निर्मित भाब्रू या बैराट जो शिलालेख है ये कहाँ पे स्थित है? भाब्रू या बैराट शिलालेख जो है ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है भाब्रू। अशोक का जो कालसी शिलालेख है वो कहाँ पे स्थित है? तो देखिए कालसी शिलालेख है उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में। अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? तो देखिए पादरेटी फेनथैलर ने की थी, पादरेटी फेनथैलर ने अशोक के शिलालेख की खोज की थी। यूरोप की सबसे मीठे पानी की झील कौन है? सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील यूरोप की कौन है? तो लेडो जो स्क्वायर जो है, लेडो जे स्क्वायर जो है यूरोप के सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, लेडो जे स्क्वायर। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया की जर्मनी की सीमा पर कौन सा झील स्थित है? तो जो स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया, इन तीनों की सीमा पर कांस्टेंसे झील है, कांस्टेंसे झील है। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? देखिए रोम शहर जो टाइबर नदी के किनारे बसा है, टाइबर नदी की। वेनिस शहर जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो पो नदी के किनारे बसा है वेनिस शहर, जो पो नदी के किनारे बसा है। इटली में हिमालय की तरह कौन सा पर्वत है? देखिए इटली में जो हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत है। कौन? आल्प्स पर्वत है। डोबर जल संधि किसको जोड़ती है? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर है उसको क्या है? डोबर जल संधि जोड़ती है। जाड़े में वर्षा किस जलवायु में होती है? तो जो भूमध्य सागरीय जलवायु है उसी में क्या है? जाड़े में वर्षा होती है। फैशन की नगरी किसे कहा जाता है? तो पेरिस को फैशन की नगरी कहा जाता है, पेरिस को फैशन की नगरी कहा जाता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? देखिए यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी है। कौन? वोल्गा नदी जो है यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। डोबर जल डमरू किसको जोड़ती है? देखिए डोबर जल डमरू है या यूनाइटेड किंगडम एवं फ्रांस को क्या जोड़ती है? यूनाइटेड किंगडम एवं फ्रांस को जोड़ती है, या तो ये कह सकते हैं अलग करती है। फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सीन नदी के किनारे स्थित है, सीन नदी के किनारे स्थित है। और देखिए जो डेनिम नदी है किन किन देशों से होकर बहती है? ऑस्ट्रेलिया से होकर बहती है, बुल्गारिया से होकर बहती है, चेक से बहती है, स्लोवाकिया से बहती है, यूगोस्लाविया से बहती है और रोमानिया से बहते हुए क्या है? एक काला सागर में गिर जाती है, जो डेन्यूब नदी है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो एल्बुर्ज जो कि रूस में स्थित है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। आल्प्स पर्वत का विस्तार सर्वाधिक किस देश में हुआ है? तो स्विट्जरलैंड में हुआ। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत का विस्तार हुआ है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने क्या रक्त परिसंचरण की खोज की थी। लार में कितने एंजाइम होते हैं? देखिए लार में जो है टाइलिन एंजाइम होता है और लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ये लार में एंजाइम होते हैं।
इंसुलिन के अल्पस्रावन से कौन सा रोग होता है? देखिए, इंसुलिन के अल्पस्रावन से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग होता है। इंसुलिन के अतिस्रावन से यानी कि उसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। हाइपोग्लाइसीमिया नामक इंसुलिन के अतिस्रावन से। मनुष्य में रक्त में भिन्नता का कारण क्या है? मनुष्य के रक्त में जो भिन्नता का कारण है ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या ग्लाइकोप्रोटीन है? लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो उसमें कौन सा क्या कहते हैं? जो लाल रक्त कणिका में जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है उसको एंटीजन कहते हैं। एंटीजन कहते हैं जो लाल रक्त कणिकाओं में जो होती है। विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वोल्टामीटर का यूज किया जाता है विभवांतर को मापने के लिए। एक आदर्श वोल्टामीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। अनंत होना चाहिए एक आदर्श वोल्टामीटर का जो प्रतिरोध है। और विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एमीटर का यूज किया जाता है। और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो इसका शून्य होना चाहिए। एक प्रतिरोध जो होता है इसका शून्य होना चाहिए। विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय की दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत शक्ति कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो क्या? वाट होता है। विद्युत प्रतिरोध को किससे मापा जाता है? देखिए, विद्युत प्रतिरोध को ओम मीटर से मापा जाता है। किससे? ओम मीटर से मापा जाता है। फ्लोरोसेंट लैंप चोक में किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लोरोसेंट लैंप में जो चोक होता है यानी कि जो राड होता है उसमें चोक का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो प्रतिरोध को कम करने के लिए किया जाता है। किसके? प्रतिरोध को कम करने के लिए। आप देखे होंगे राड में तो किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक जो है हमेशा 1 से अधिक होता है। परावैद्युत स्थिरांक। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होती है? ये ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम होता है। गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में, गाड़ी का जो हेडलाइट है और सर्च लाइट में किसका यूज किया जाता है? अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। अवतल दर्पण का। गाड़ी के जो हेडलाइट होती है और सर्च लाइट होती है। जल में जो परखनली है क्यों चमकती है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो होता है जल में जो परखनली है वो चमकती है। आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? तो देखिए, आकाश का जो नीला रंग है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज कब की थी? तो 28 फरवरी 1928 को की थी। 28 फरवरी 1928 को। इसी दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आँख, कान और जो नाक का डॉक्टर होता है, दांत का डॉक्टर होता है, किस लेंस का या किस दर्पण का यूज करता है? तो अवतल दर्पण का यूज करता है। सोडियम परावर्तक लैंप में किसका यूज किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। सोडियम परावर्तक जो लैंप है उत्तल दर्पण का। शांत क्षेत्र की ध्वनि कितने डेसिबल की होती है? देखिए, शांत क्षेत्र की जो ध्वनि होती है वो 50 डेसिबल की होती है। 50 डेसिबल की। औद्योगिक क्षेत्र में जो ध्वनि होती है कितनी की होती है? तो 70 डेसिबल की होती है। 70 डेसिबल की जो औद्योगिक क्षेत्र में ध्वनि होती है। अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि की कैसी होती है? मतलब अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि कैसी होती है? तो पतली होती है, श्रील। जैसे औरतों की जो ध्वनि होती है वो अधिक आवृत्ति वाली यानी कि पतली होती है। और जो कम आवृत्ति वाली ध्वनि कैसी होती है? मोटी होती है, ग्रेव होती है, मोटी। तो ये पुरुषों की कम आवृत्ति वाली ध्वनि होती है। किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो जो गामा किरण होती है इसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। किस किरण का उपयोग जो रोगियों के सेकाई के लिए किया जाता है? तो जो अवरक्त किरणें होती है इसी का यूज जो होती है रोगियों के सेकाई के लिए किया जाता है। एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो रांजन ने की थी, प्रोफेसर जे रांजन ने। और परावैंगनी किरण की खोज किसने की थी? तो रीटर ने की थी। किसने? रीटर ने क्या परावैंगनी किरण की खोज की थी। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण कौन है? देखिए, अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण क्या है? ध्वनि तरंग है। ऐसी तरंगें जिनको माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है उसे अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें किसकी बनी होती हैं? देखिए, सभी जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो फोटान की बनी होती हैं, फोटान की। विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं। देखिए, अल्फा किरण जो होता है एक विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है। बीटा किरण है, बीटा किरण है, यह भी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं। और लेकिन कैथोड किरणें क्या? ये विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा।